बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चंद्रयान-3 मिशन के से संबंधित 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो बच्चों, एक भी प्रश्न मत छोड़िए, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत ने चंद्रयान-3 मिशन कब लॉन्च किया? तो भारत के द्वारा चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और इसको दोपहर 2:35 में लॉन्च किया गया था। किस एजेंसी के द्वारा चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया गया है? तो यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला प्रश्न है, भारत का यह किस नंबर का चंद्र मिशन है? तो यह चंद्रमा उपग्रह के लिए भारत का तीसरा मिशन है। इसके पहले भारत के 2 मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस रॉकेट से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया है? तो कई बार एग्जाम्स में रॉकेट से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, तो इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो यह LVM Mark 3 के द्वारा चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया गया है। यह GSLV Mark 3 कहलाता है। इसरो ने चंद्रयान मिशन को किस लॉन्च पैड से लॉन्च किया है? तो इसरो का जो महत्वपूर्ण लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा में, जिसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है, वहां से इसरो ने चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया है। भारत के पहले 2 चंद्रमा मिशन कब भेजे गए? तो भारत ने पहले 2 मिशन 2008 और 2019 में चंद्रमा के लिए भेजे थे। भारत से पहले कितने देशों ने चंद्रमा में अपने सफलतापूर्वक मिशन को उतारा है? तो उसमें से पहले 3 देश हैं अमेरिका, रूस और चीन, जिनके चंद्रमा मिशन चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारे गए हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 में क्या क्या शामिल होगा? तो हाल ही में जब 14 जुलाई 2023 को भारत के द्वारा चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया, तो उस चंद्रयान में लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल और रोवर, यह 3 महत्वपूर्ण उपकरण शामिल थे। अगला प्रश्न है, लैंडर मॉड्यूल को क्या नाम दिया गया है? तो जो चंद्रयान मिशन का लैंडर मॉड्यूल है उसका नाम है विक्रम, यानी इसको विक्रम लैंडर कहा जाता है। और चंद्रयान-2 मिशन में भी लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम लैंडर ही था। लैंडर मॉड्यूल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चंद्रयान-3 का जो लैंडर विक्रम है उसका नाम भारत के स्पेस जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के नाम पर रखा गया है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना का श्रेय डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को ही जाता है। चंद्रयान-3 में रोवर का क्या नाम है? तो चंद्रयान-3 का जो रोवर है वह चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर लैंडर से अलग होगा तथा चंद्रमा की सतह पर गति करेगा और भारत को चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेगा। और जो चंद्रयान-3 का जो रोवर है उसका नाम इसरो के द्वारा प्रज्ञान रखा गया है और इसका अर्थ होता है कि ज्ञान, और यह संस्कृत का एक शब्द है। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत की जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो मुख्यालय है वह बेंगलोर, जिसको IT शहर के नाम से भी जानते हैं, कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहाँ पर इसरो का मुख्यालय है जिसको अंतरिक्ष भवन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का जो चंद्रमा का मिशन था वह असफल हो गया है? तो भारत में चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च होने के बाद में रूस के द्वारा लूना 25 चंद्रमा मिशन लॉन्च किया गया था और हाल ही में वह चंद्रमा का जो मिशन था वह रूस का फेल हो गया है और यह रूस का मिशन था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चंद्रमा मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत का जो पहला चंद्रमा का मिशन था वह वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था और वह तारीख थी 22 अक्टूबर। और भारत के इस चंद्रमा मिशन को तैयार करने में लगभग 5 वर्षों का समय लगा था। भारत सरकार ने भारत के चंद्रयान मिशन 1 को कब मंजूरी दी थी? तो वर्ष 2003 में भारत सरकार ने पहले मिशन के लिए इसरो को मंजूरी दी थी।
चंद्रयान-1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो भारत का जो चंद्रमा का पहला मिशन था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और इसको PSLV-11 के द्वारा लॉन्च किया गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और हिंदी में इसको ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान कहते हैं। तो भारत का चंद्रमा का जो पहला मिशन था वह 5 वर्षों की तैयारी के बाद 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C11 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। बच्चों, भारत के पहले चंद्रयान मिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और 2003 में भारत सरकार के द्वारा पहले चंद्रयान मिशन की मंजूरी दी गई थी। इसको PSLV-11 रॉकेट से सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहां से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-1 5 दिन के बाद 27 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के पास पहुंचा था। चंद्रयान मिशन का यह उद्देश्य नहीं था कि इसको चंद्रमा की सतह पर उतारा जाए, चंद्रयान-1 को चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचाना था। पहले चंद्रमा से 1000 किलोमीटर की दूरी पर रहकर इसने परिक्रमा प्रारंभ किया और उसके बाद 12 नवंबर 2008 से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर से इसने हर 2 घंटे में चंद्रमा की परिक्रमा पूरी की। चंद्रयान-1 में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया के बने 11 वैज्ञानिक उपग्रहों को लगाया गया था। चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में से बाहर भारत का पहला उपग्रह था, यानी पृथ्वी की कक्षा से यह बाहर चंद्रमा में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। चंद्रयान-1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष तकनीकी का विस्तार करना, चंद्रमा की कक्षा में मानव रहित अंतरिक्ष यान की स्थापना करना तथा चंद्रमा में उपस्थित खनिज और रसायनों के बारे में भारत को महत्वपूर्ण जानकारी देना। भारत का जो चंद्रयान मिशन 1 था उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां थी? तो भारत के चंद्रयान मिशन के द्वारा भारत को चंद्रमा में उपस्थित खनिज और रासायनिक का कुछ डेटा प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ डेटा से चंद्रमा पर बर्फ संबंधी जानकारी भी प्राप्त हुई, चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के छायाधार होने की पुष्टि प्राप्त हुई और लावा क्यूब जो कि चंद्रमा की सतह पर स्थित था उसके बारे में, यह गुफा जैसी संरचना थी, उसके बारे में भारत को जानकारी मिली। अगला प्रश्न, चंद्रयान-1 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसरो के अध्यक्ष है उस समय वह थे माधवन नायर, जो चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को जब लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का चंद्रयान मिशन जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था वह कब समाप्त हुआ? तो जो चंद्रयान मिशन था भारत का पहला वह 29 अगस्त 2009 को समाप्त हो गया और इसका मुख्य कारण था कि भारत का इसरो का जो अंतरिक्ष एजेंसी है वह चंद्रयान-1 से रेडियो संपर्क टूट गया था, इस वजह से चंद्रयान-1 मिशन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-1 ने एक भारी परीक्षण उपग्रह चंद्रमा की सतह पर गिराया था, तो उसका नाम क्या है और उसका कार्य क्या है? तो यह था मून इम्पैक्ट क्राफ्ट। यह एक स्पेक्ट्रोमीटर, वीडियो कैमरा और ऊंचाई मापी राडार से लैस उपकरण था। इसने चंद्रमा की ऊपरी सतह के चित्र लिए थे और अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को यह चित्र प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-1 मिशन के साथ किस उपकरण को भेजा गया था? तो भारत के द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को जब चंद्रयान-1 मिशन को भेजा गया तो इसमें मून खनिज मापक यंत्र को भेजा गया था और इससे प्राप्त आंकड़ों से नासा ने इस बात की पुष्टि की थी कि चंद्रमा की सतह पर जल हिम के रूप में मौजूद है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो अभी हमने चंद्रयान-1 मिशन के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की, अब पढ़ते हैं चंद्रयान-2 मिशन के बारे में। चंद्रयान-2 मिशन जो था वह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 को किस रॉकेट या लॉन्च व्हीकल से भेजा गया था? तो जो चंद्रयान-2 मिशन था उसको GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसका पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और भारत का जो पहला चंद्रयान मिशन था उसको PSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 में शामिल उपकरणों के कौन कौन से नाम थे? तो जो चंद्रयान-2 था उसमें पहला ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर मॉड्यूल, तीसरा रोअर मॉड्यूल, यह 3 उपकरण शामिल थे। इसरो के किस लॉन्च व्हीकल को फैट बॉय के नाम से जाना जाता है? तो इसरो का जो GSLV Mark 3 है इसको फैट बॉय के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह बहुत ही भारी रॉकेट होता है और बहुत ही भारी उपग्रहों को ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। GSLV Mark 3 को किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो जो GSLV Mark 3 है बहुत ही भारी रॉकेट है और बहुत ही भारी वजन वाले उपग्रहों को ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और यह अंतर्ग्रही मिशन को भी सफल
सफलतापूर्वक लॉन्च करता है और इसमें क्रायोजेनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक तकनीकी विश्व के किन देशों के पास है? तो वर्तमान में भारत के पास भी क्रायोजेनिक तकनीकी है और इससे पहले यह अमेरिका, जापान, रूस और फ्रांस 3 देशों के पास है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत का चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था वर्ष 2019 में, तब उस समय इसरो के अध्यक्ष थे एस किरण कुमार। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन के असफल होने का क्या कारण था? तो जब 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान मिशन को भेजा गया था तो इसरो का चंद्रयान मिशन के लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था और चंद्रमा की सतह पर जो लैंडर विक्रम था वह क्रैश हो गया था। यह इसके असफल होने का मुख्य कारण था। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला भारत कौन से नंबर का देश है? तो चंद्रमा की सतह पर भारत से पहले 3 देश अपने मिशन सफलतापूर्वक भेज चुके हैं और यह भारत का जो मिशन था यह सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, इस वजह से भारत चौथा नंबर पर है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में क्या क्या शामिल था? तो जैसे हमने चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ा था वैसे ही चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्सन मॉड्यूल को उपयोग किया गया है। बाकी जो 2 उपकरण थे लैंडर और रोवर वह दोनों ही चंद्रयान 3 में भी शामिल हैं। चंद्रयान 3 में कितने सोलर पैनल लगे हैं? तो जो चंद्रयान 3 था उसमें 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं, जबकि चंद्रयान 2 में केवल 2 सोलर पैनल लगाए गए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में लैंडर की गति की निगरानी के लिए किस प्रकार का उपकरण को लगाया गया है? तो चंद्रयान जो 3 है उसमें लैंडर का नाम है विक्रम और उसकी गति के निगरानी के लिए लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर लगाया गया है। यह लैंडर की गति की माप करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लेजर बीम उत्सर्जित करेगा। चंद्रयान 3 मिशन यान उड़ान भरने के कितने समय के बाद जो एलवीएम रॉकेट था मार्क 3 उससे अलग हो गया? तो जैसे ही चंद्रयान मिशन भारत का दोपहर में 2:35 पे उड़ा, उसके पश्चात 16 मिनट में यह इसके लॉन्च व्हीकल एलवीएम मार्क 3 से अलग हो गया था। तो यह समय अवधि थी 16 मिनट। अगला प्रश्न है, रॉकेट से अलग होने के बाद जो चंद्रयान 3 मिशन था वह किस कक्षा में प्रवेश किया था? तो जब चंद्रयान रॉकेट से अलग हुआ तो यह अंडाकार पार्किंग कक्षा में प्रवेश किया था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि जब चंद्रयान मिशन एलवीएम रॉकेट से अलग हुआ तो यह सर्वप्रथम किस कक्षा में प्रवेश किया था? तो वह थी अंडाकार पार्किंग कक्षा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगा था? तो जो चंद्रयान 3 मिशन था वह चंद्रमा तक पहुंचने में इसको लगभग 45 दिन का समय लगा था। भारत का चंद्रयान मिशन किस तारीख को चंद्रमा की सतह पर उतरा? तो भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था वह 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 में लॉन्च हुआ था और यह लगभग 45 दिनों की यात्रा के पश्चात 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पे यह चंद्रमा की सतह पर उतरा था। लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ कितना है? तो जो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है चंद्रमा की सतह पर उतरने के पश्चात इसका जो मिशन लाइफ है वह 14 दिन का है और चंद्रमा में एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है, यानी 14 दिनों तक इन दोनों का मिशन लाइफ रहेगा। चंद्रमा के किस स्थान पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा? तो भारत का जो चंद्रयान 3 था वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश है। इसके पहले अमेरिका और चीन और रूस, इन तीनों के जो चंद्रयान मिशन थे वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर न पहुंच करके किसी अन्य जगह पर पहुंचे थे। चंद्रयान 3 मिशन का कुल खर्चा कितना आया था? तो जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है उसका कुल खर्च 615 करोड़ आया है। वहीं पर चंद्रयान 2 मिशन का जो कुल खर्चा था वह 978 करोड़ रुपए था। फ्लाई बीच मिशन क्या होते हैं? चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किए बिना अंतरिक्ष यान का चंद्रमा के पास से गुजरना और दूर से अवलोकन करना, इन मिशनों को फ्लाई बीच मिशन कहा जाता है। यानी कि चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किए बिना चंद्रमा के बारे में अंतरिक्ष यान के द्वारा जानकारी प्राप्त करना। लैंडर क्या होता है? जैसे कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर शामिल था, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका जो उद्देश्य होता है चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करना। और सोवियत रूस का जो चंद्रयान
चंद्रयान मिशन था लूना 9। यह चंद्रयान मिशन पर विश्व की पहली लैंडिंग थी। रोवर क्या होता है? तो आपने हाल ही में सुना होगा कि जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन है रोवर, उसका नाम है प्रज्ञान। और रोवर एक विशेष प्रकार का होता है पेलोड। यह लैंडर से अलग होकर चंद्रमा की सतह पर स्वतंत्र रूप से गति करता है। और चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। और चंद्रयान 3 का जो रोवर है वह सतह में गति करते समय सतह के बारे में जानकारी एकत्रित करता है और लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्सन मॉड्यूल के जरिए यह इसरो को इस जानकारी को साझा करता है। चंद्रमा उपग्रह का जो मानव मिशन होता है वह क्या है? तो चंद्रमा का जो मानव मिशन होता है उसके द्वारा चंद्रमा की सतह पर मानव की लैंडिंग कराई जाती है। जैसे कि सबसे पहले रूस के द्वारा चंद्रमा की सतह पर मानव को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा उपग्रह का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा जो एक प्राकृतिक उपग्रह है उसका अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो जो चंद्रमा उपग्रह है वह हमारी पृथ्वी ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह वह पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर एक नियमित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा ग्रह पर उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा ग्रह पर उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, चंद्रमा ग्रह पर उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस देश से संबंधित है? तो यह सोवियत संघ का नागरिक था जो चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम नागरिक है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब उतरा था? तो चंद्रमा की सतह पर 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा सौर मंडल के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रहों में से किस नंबर पर आता है? तो जो चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है वह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है सौर मंडल का। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का आकार कैसा है? वैसे हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा का आकार हमें गोला दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में जो चंद्रमा का आकार है वह अंडाकार है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का क्षेत्रफल कितना है? तो जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है उसका क्षेत्रफल लगभग पृथ्वी के अफ्रीका महाद्वीप के बराबर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,403 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर एक नियमित कक्षा पर चक्कर लगा रहा है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किस गति से पृथ्वी के चारों ओर एक नियमित कक्षा में गति करता है? तो जो चंद्रमा की गति है वह है 3700 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2300 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक नियमित कक्षा में गति करता है। अगला प्रश्न है, विश्व चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को विश्व चंद्रमा दिवस मनाया जाता है और यह विश्व में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर पहले व्यक्ति के रूप में पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चंद्रमा के उपग्रह की उत्पत्ति से संबंधित जो सबसे मान्य थ्योरी है वह है बिग इम्पैक्ट थ्योरी। और इस सिद्धांत के अनुसार कई अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के समान आकार वाला एक पिंड पृथ्वी ग्रह से टकराया था, जिससे पृथ्वी की ऊपरी सतह टूटकर बिखर गई और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह मलबा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे एक पिंड के रूप में बदल गया। और वर्तमान में जो चंद्रमा है यह चंद्रमा की पृथ्वी की सतह का मलबा है जो पिंड में परिवर्तित हो गया। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 के बराबर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वह बहुत ही कम है। इस वजह से चंद्रमा पर जो कितनी भी गैसें थी वह गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का निर्माण नहीं कर सकी। तो इसका मुख्य कारण है कम गुरुत्वाकर्षण का होना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर दिन और रात के तापमान में लगभग कितना अंतर होता है? तो चंद्रमा पर जो दिन और रात का तापमान का अंतर है वह बहुत ही ज़्यादा होता है और चंद्रमा पर दिन में जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो जाता है और जो रात का तापमान है वह -180 डिग्री तक गिरता है, यानी कि तापांतर बहुत ही ज़्यादा है। अगला प्रश्न है,
चंद्रमा उपग्रह का व्यास कितना है? तो चंद्रमा का जो डायमीटर है वह, अभी हमने चंद्रमा के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था कि चंद्रमा का क्षेत्रफल लगभग अफ्रीका महाद्वीप के बराबर है और चंद्रमा उपग्रह का डायमीटर लगभग 3478 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इसका मुख्यालय अंतरिक्ष भवन बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहले सैटेलाइट का नाम क्या है? तो जो भारत का पहला सैटेलाइट था वह भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इस तरह से भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट है और यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सैटेलाइट नहीं है, यह रूस की सहायता से इसका निर्माण किया गया था। भारत में इसरो की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? वैसे तो भारत के जो स्पेस जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनको इसकी स्थापना का श्रेय जाता है और इसकी स्थापना, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इसकी स्थापना में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको भी इसका श्रेय जाता है। इसरो की स्थापना के समय भारत का पीएम कौन था? इसको अभी हमने पहले ही हल कर लिया है कि जब इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और यह भारत के स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे और यह लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? तो यह डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं जिनको भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इसरो के कॉमर्शियल डिवीजन का क्या नाम है? तो इसरो का एक कॉमर्शियल डिवीजन है जो वह विश्व के अन्य देशों के उपग्रह को लॉन्च करता है और इसरो के इस कॉमर्शियल डिवीजन का नाम है एंट्रिक्स। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह का क्या नाम है? तो भारत का जो पहला स्वदेशी उपग्रह था उसका नाम था SLV-3 और यह है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वर्तमान में भारत के 2 अन्य महत्वपूर्ण लॉन्च व्हीकल हैं जिनका नाम है GSLV और PSLV। अगला प्रश्न है, अमेरिका के GPS की तरह भारत का नेविगेशन सैटेलाइट का क्या नाम है? तो भारत के द्वारा स्वयं यानी स्वदेशी रूप से नेविगेशन सैटेलाइट बनाया गया है जिसका नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अगला प्रश्न है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी इनको कहा जाता है और इनका भारत में अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? हाल ही में आपने कई बार एग्जामों में देखा होगा कि विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम पूछे जाते हैं। तो मुख्यतः 4-5 अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वह है रोसकॉसमॉस और रूस के द्वारा ही चंद्रमा पर सबसे पहले मानव मिशन भेजा गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है वह है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका पूरा नाम भी याद रखिए, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वह हैं एस सोमनाथ और एग्जाम्स में यह पूछा जा सकता है कि कौन सा चंद्रयान मिशन किसकी अध्यक्षता में लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 3 एस सोमनाथन की अध्यक्षता में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 जो था उस समय इसरो के अध्यक्ष थे एस किरण कुमार। अब जब चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे माधवन नायर। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो जापान प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एप्लीकेशन एजेंसी। अगला प्रश्न है, चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA। तो बच्चों, आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको जीके से संबंधित